वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। हम इको में एक चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर का नाम है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। अब ये 5 ईयर प्लान्स में मैंने आपको बताया था कि हर गवर्नमेंट जब भी एक बार कंट्रोल में आती है तो वो अपने 5 ईयर के प्लान्स जरूर बनाती है। हमारे इंडिया में ऑलरेडी कितने 5 ईयर प्लान बन चुके हैं बेटा? 13 5 ईयर प्लान्स आर ऑलरेडी। 13th प्लान इज रनिंग में है। अभी 12 प्लान पूरे हो चुके हैं। इन 12 5 ईयर प्लान्स में हमारे देश में क्या क्या अचीवमेंट्स हमने ऑलरेडी कर ली हैं, उनमें से 3 पॉइंट्स हमने कल कर लिए थे। सबसे पहला हमने पढ़ा था इंक्रीज इन नेशनल इनकम, हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ गई। दूसरा हमने पढ़ा इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा यानी पर पर्सन की इनकम बढ़ गई है। राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब इसको एक बार हम फटाफट से रिवाइज करते हैं। नेशनल इनकम कितनी बढ़ गई है? जो पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में नेशनल इनकम वाज 0.5% में इंक्रीज होता था और आज लास्ट 5 ईयर प्लान में इट वाज 6.7% का इंक्रीज है। 6.7% पर एनम का। ऑन द अदर हैंड अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, एट द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इट वाज नोशनल, बट नाउ इट इज ऑलमोस्ट 5.7% पर एनम। ठीक है, इसमें इतना इंक्रीज हो रहा है। इससे पता लगता है कि हमारी इकोनॉमी यस इट इज अ ग्रोथ ड्यू टू 5 ईयर प्लान। तो आप ये लाइन तो दोनों में कोट कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, इसको याद कैसे करना है। देखो दोनों के दोनों फर्स्ट 5 ईयर प्लान में नोशनल ही थे, ना के बराबर। ये 0.5% था और यहां तो लिख ही दिया नोशनल। ठीक है, और लास्ट 5 ईयर प्लान में इसमें कितना हो गया? 6.7 और इसमें 5.7। याद हो जाएगा अगर कंपैरिजन में लिख के। अब उन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट ने सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ाई थी। सेविंग कितनी बढ़ी और इन्वेस्टमेंट, देखो ध्यान से समझेंगे कैसे याद होगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इट वाज 9.5 और 6, 9.5 एंड इट इज 9.3। ठीक है, दोनों फर्स्ट 5 ईयर प्लान में दोनों की दोनों फेल हो रही थी। अब ये तो सेविंग तो पास होने के क्लोजर आ गई, बट ये पास हो गई पूरी, कॉर्नर में पास हुई है। समझ रहे? इतने ही चाहिए पास होने के लिए। ये उसके पास है और ये एक्चुअल में क्लियर कर गई इन्वेस्टमेंट। आगे चलते हैं। आज हमने इससे आगे का पॉइंट पढ़ने बेटा, ये समरी बनाने का तरीका है आपका। 4th पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। 4th पॉइंट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 2 तरह के होते हैं, अगर आपको पता हो। इंट्रो में पढ़ा था हमने चैप्टर के, यस, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन। जब हम देखो इसमें हम सोसाइटी की भलाई करते हैं तो वो सोशल आ गया, और इकोनॉमिक में जो देश की इनकम बढ़ाने में या ग्रोथ होने में हेल्प करे वो इकोनॉमिक में आ गया ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। क्या 5 ईयर प्लान में दोनों में इंक्रीमेंट आया या नहीं आया? ऑब्वियसली आया। देखते हैं कैसे इंक्रीमेंट शो किया इन्होंने। क्या लिखते हैं? इट मींस द एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इरिगेशन एंड पावर जनरेशन एक्सेट्रा। इसमें इन्होंने 4 कवर किए: ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, पावर जनरेशन एक्सेट्रा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। क्या इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है। This had helped India to acquire good position among global player in the international market. इससे इंडिया की ग्लोबल मार्केट में एक इंटरनेशनल पोजीशन बन चुकी है। ठीक है, तो इसमें कोई डेटा नहीं है तो ये तो बहुत आसान है। और आसान हो गया क्या? इसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ आई है which makes India a good reputation या good player in the international market. इंटरनेशनल मार्केट में गुड रेपुटेशन बन चुकी है इंडिया की। नेक्स्ट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन की बात होगी। देखो इसमें इन्होंने क्या लिखा है, मैं आपको पहले बता देता हूं। कह रहे हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर भी किसी भी इकोनॉमी का बेस होता है, और इंडिया में हेल्थ सेक्टर में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में expected life was 32 years and now it is 68 years.
यानी कि हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हुई है। पहले ऑन एन एवरेज एक पर्सन की एज कितनी होती थी 32 इयर्स, अब ऑन एन एवरेज एक पर्सन 68 इयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेड करता है। पढ़ते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी आर द की पेरीमीटर ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में मेन क्या आता है, हेल्थ और एजुकेशन। These have recorded a significant rise over time। कह रहे टाइम के साथ साथ इसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। Average life expectancy risen from 32 years to first 5-year plan to 68 years in last 5-year plan। Last 5-year plan में कितनी हो गई थी 68, 32 से 68। आगे देखें, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड 3-fold सिंस 1951। जितने बच्चे उस टाइम पे स्कूल जाते थे आज उससे 3 गुना ज्यादा बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। ये भी बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। तो दोनों सेक्टर में ग्रोथ हुई है। सोशल में इन्होंने 2 सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, एजुकेशन और हेल्थ। अगर हम बात करें एजुकेशन की, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं 3-fold। कितने 3-fold का मतलब 3 गुना। और हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें, एक्सपेक्टेड लाइफ हैज राइजन फ्रॉम 32 टू 68 इयर्स। हो जाएगा यार। आगे चलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है बेटा, यहां पे समझेंगे, रोजगार। यस, बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट ने 5-year प्लान के थ्रू क्या दिलवाई है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कैसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिलवाई है, ध्यान से समझेंगे। गवर्नमेंट ने 5-year प्लान्स में अपने यहां क्या क्या करा, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सके। जैसे कि गवर्नमेंट बेरोजगार योजनाएं चलाती थी बहुत सारी। अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं शहरी विकास रोजगार योजना, हमने पढ़ी थी पिछली बार भी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजगार योजनाएं गवर्नमेंट अपने 5-year प्लान में लॉन्च करती थी जिससे कि हर साल ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सके। देखो क्या लिखते हैं, serious efforts have been made during 5-year plan to increase employment opportunity. The rate of unemployment started decreasing owing to several schemes launched by the government। कह रहे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी है। तो इसमें तो कुछ खास है नहीं डेटा, तो जिसमें मैं नहीं आगे मार्क कर रहा हूँ, इट मींस यहाँ पे डेटा नहीं है, हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ पे डेटा है उसे तो होल्ड करना है दिमाग में। यहाँ पे आप क्या कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैव बीन इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट इन 5-year प्लान्स थ्रू वेरियस स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। लास्ट पॉइंट, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है बेटा, जो हमारे देश में इंडस्ट्रीज थी, हम सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंस जब हुआ था हमारे देश में कोई भी सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रीज नहीं थी, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद 2-3 बनाई है हमारी गवर्नमेंट ने, हमने पढ़ी थी सीमेंट नहीं, आयरन एंड स्टील, इंजीनियरिंग गुड्स, और एक बनाई थी यस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कल पढ़ा हमने 3 चीजें हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले सिग्निफिकेंट्स में कवर करी थी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और उसके बाद इंजीनियरिंग गुड्स, और उसके बाद आयरन एंड स्टील। ये 3 करे थे। बट 5-year प्लान में गवर्नमेंट ने क्या करा, इंडस्ट्रीज को डाइवर्सिफाई भी करा और उनकी ग्रोथ भी कराई, जिससे कि आज की डेट में इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में काउंट होता है। देखो क्या लिखते हैं, The 5-year plan gives a big push to basic and capital good industry। दोनों इंडस्ट्री को प्रमोट किया, कौन सी, बेसिक और कैपिटल गुड्स। India have achieved self sufficiency in consumer goods
ऑल्सो हम अपने खाने के लिए जितनी भी गुड्स बनाते हैं उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं आज। एंड नाउ रैंकिंग एज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हमारी इकोनॉमी 5th नंबर पे आ चुकी है, बिकॉज हम अपने कंज्यूमर गुड्स भी बना रहे हैं, हम अपने कैपिटल गुड्स भी बना रहे हैं, एंड वी आर नाउ सेल्फ सफिशिएंट, हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये 7 है हमारी सक्सेस स्टोरी। अब ये जो सक्सेस स्टोरी के 7 पॉइंट्स हैं, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो बेटा, मैंने आपको अभी टॉपिक खत्म कराया कि प्लानिंग जो हमने करी, जो 5 ईयर प्लान बनाए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, उससे हमें फायदे क्या हुए कि हमारा देश, हम खुद कह सकते हैं आय मेरी क्या हुई, ग्रोथ, क्योंकि प्लानिंग करी ऑब्वियसली ग्रो तो करना है, आय ग्रोथ, और आने वाले टाइम में मैं राइज करूंगा। राइज मतलब आई मूव टू द टॉप। देखो लॉजिक होना चाहिए हेडिंग में, वरना मेमोरी टेक्निक भूल जाएंगे आप। क्या होगा कि हेडिंग कौन सी किसकी थी, प्लानिंग के फायदे क्या फायदे होने वाले हैं, आय ग्रोथ राइज। आय 2 लिए मैंने, देखो एक आय ये रहा, एक राइज में आय है, दोनों से इंक्रीज है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ग्रोथ अपने आप में पूरा है, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। आर से राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा ई एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दोनों समझ आ गए? 2 ई है, एस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट हो जाएंगी, बहुत इजी है। आय से क्या है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, दूसरा है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आर से राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट। ये टॉपिक खत्म हुआ। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द फेलियर्स ऑफ प्लानिंग। अब बेटा फेलियर्स कराने के लिए मैं यहीं पे डेटा को इसको रख कर रहा हूं जो हमने याद किया था। हम यहीं पे प्लानिंग की हेडिंग लिख लेंगे और साथ साथ उसे याद करेंगे। ये सक्सेस है प्लानिंग की, उसके कंपैरिजन में हम पढ़ रहे हैं कि इतनी प्लानिंग करने के बाद कुछ फेलियर्स भी हैं जिसको हम आज तक कवर नहीं कर पाए। सबसे पहला फेलियर देखो क्या लिखा है, एब्जेक्ट पॉवर्टी, यानी कि हमारे देश में पॉवर्टी वाइड स्प्रेड है, इतनी ज्यादा पॉवर्टी फैल चुकी है कि हम उस पॉवर्टी को खत्म नहीं कर पा रहे। इतने प्लान्स बनाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि हमारा 13th प्लान चल रहा है और लगभग 67 ईयर से हम प्लानिंग कर रहे हैं, फिर भी हम पॉवर्टी को खत्म नहीं कर पा रहे। देखो क्या लिखते हैं, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, एलिवेशन मतलब रिमूवल, खत्म करना किस चीज को, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वाज द सेंट्रल थीम ऑफ प्लान। कह रहे प्लान जब करती है ना गवर्नमेंट, उसका मेन थीम क्या होता है, पॉवर्टी को खत्म किया जाए। बट इवन नाउ 21.9%, बट इवन नाउ 21.9 यानी कि ऑलमोस्ट 22% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। आज भी लगभग 22% लोग बीपीएल में रह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड दीज आर दोज पीपल हु आर अनेबल टू फुलफिल देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ सच एज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ये अपने खाने, रहने और कपड़े का भी अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे। तो पहला फेलियर एब्जेक्ट पॉवर्टी। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम इस हेडिंग में? क्लियर? दूसरी हेडिंग की तरफ मूव करते हैं, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। हमारे देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स लिए, बट उस महंगाई को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे हम क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करते हैं, या जैसे जैसे लोगों को इनकम दिलवाते हैं, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। एक गरीब आदमी 200 रुपये कमा रहा है, उसने मेहनत करी, अगले दिन 250 कमा के लाया। पता लगा कि जब वो 250 कमा के लाया
तब भी वो अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा क्योंकि चीजें महंगी हो गई। तो वो कह रहे हैं कि ये भी हमारी 5 ईयर प्लानिंग का एक फेलियर है कि हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देखो क्या लिखते हैं, वी हैव फेल्ड टू टैकल इन्फ्लेशन स्पाइरल। इन्फ्लेशन स्पाइरल समझते हैं, स्पाइरल मींस जाल, जो इन्फ्लेशन महंगाई का जाल है हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान रियल इनकम ऑफ द पीपल टेंडेड टू इरोड। रियल इनकम का मतलब क्या है यहाँ पे, परचेजिंग पावर। जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। कैसे, इधर देखें मैंने आपको अभी बताया भी है। सपोज आप कोई कॉमोडिटी परचेज करने जा रहे हैं, उसका आज का रेट है 50 रुपीज पर यूनिट या पर केजी ले लें, आपकी इनकम है रुपीज 200, ठीक है। आप कितना परचेज कर पाएंगे इसको, 4 केजी। आपकी इनकम अभी कल भी 200 ही बनने वाली है। सपोज इसका प्राइस राइज हो गया 75 पर केजी, ठीक है। अभी 75 के हिसाब से आप कितना ले पाएंगे, ऑलमोस्ट 2.5 केजी। पहले 4 केजीज ले रहे थे, अभी 2.5 केजीज, यानी कि आपकी रियल इनकम बढ़ी या कम हो गई, रियल इनकम कम हो जाएगी क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो उन्होंने यही लिखा है, वी हैव फेल्ड टू टैकल द इन्फ्लेशन स्पाइरल because of high rate of inflation during 5-year plan, real income of the people have tended to be eroded. Because of this, the country is divided into the category of haves and have-nots. ऐसे डिवाइड कर दिया हमने पूरी सोसाइटी को कि इनके पास है और इनके पास तो है ही नहीं। हैव्स और हैव नॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने पूरी सोसाइटी को। कोई प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। ध्यान से समझना बेटा, अभी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है हमारे देश में, हमेशा रहता है। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर अभी आपने सक्सेस में पढ़ाया कि हमारी गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करी है। तो बेटा जब हम किसी चीज की पॉजिटिव चीजें, अच्छी चीजें देखते हैं ना तो अच्छा ही देखते हैं सिर्फ, और जब बुरी चीज देखने लगे तो बुराई ही देखते हैं। कैसे, मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ने जनरेट करी है 5 ईयर प्लान्स में डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू, पर ये थोड़ी कहा कि सबको नौकरी दिलवा दी। एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रही है, हर साल हमारी सरकार बहुत सारी वैकेंसीज निकालती है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। आप देखते हैं रेलवे में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और आपका बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उसमें वैकेंसीज आती है, बट उसके बाद भी सबको नौकरी तो नहीं मिल पाती ना। तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रहा है बट अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस अभी भी है क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है सबको जॉब नहीं मिल पाएगी। देखो क्या लिखते हैं, while more and more employment opportunities are generated, the challenge of unemployment is not yet been over. कह रहे वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। There are number of unemployed people and at the last 5-year plan over 400 crores people were unemployed. This is a serious threat to the process of growth. कह रहे ये ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि पिछले 5-year प्लान में भी कितने लोग, 4 करोड़ से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है। तो हमने फेलियर के अभी 3 पॉइंट पढ़े बेटा, एक बार तीनों को दिमाग में दोबारा से फीड करते हैं। एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब था देयर इज अ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन द कंट्री, इवन थ्रू 5-year प्लान्स वी आर नॉट एबल टू एलिवेट द पॉवर्टी। पॉवर्टी को खत्म नहीं कर पाए। इवन नाउ 21.9% of the population is living below poverty line and these are those people who are not able to get, क्या नहीं मिल रहा इन्हें, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, क्योंकि वो बीपीएल के नीचे है। कितने परसेंट, 21.9% पॉपुलेशन इज बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, विच अफेक्ट्स द क्या, रियल इनकम ऑफ द पीपल, यानी कि परचेजिंग पावर इफेक्ट हो रही है। तो वर्ड्स को याद रखना है कि इससे क्या इरोड हो रही है, रियल इनकम इरोड हो रही है। इरोड यानी कि वो कम होती जा रही है लोगों की, ठीक है। इसमें कोई डेटा तो नहीं था हमारे पास, जिससे कैटेगरी डिवाइड हो गई। चलो इरोड होने के बाद कैटेगरी डिवाइड हो गई सोसाइटी में, हैव्स एंड हैव नॉट। आप इस तरह की समरी बना सकते हैं। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस कह रहे हैं इतनी
मेहनत करने के बाद भी 5 ईयर प्लान्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के बाद भी हमारी गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव नहीं कर पाई है। इन द लास्ट 5 ईयर प्लान क्या हुआ, कितने परसेंट लोग, 4 करोड़, मोर देन 4 करोड़ पीपल वर अनएम्प्लॉयड। लास्ट 5 ईयर प्लान में अभी भी 4 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिली थी। आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी, देखना बेटा, कि एक तरफ तो हमने कहा हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप किया हमने, पर वो कह रहे अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया। आप सोचे, इकोनॉमिक्स में मैंने आपको कहा था ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, यहां पे कहा था हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है, यही बात करी थी हमने। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन है या फिर हेल्थ एंड एजुकेशन है, ये इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, तभी एवरेज लाइफ भी बढ़ी है, तभी हम लोगों को एजुकेशन भी मिल पा रही है, इंप्रूव तो हुआ है, पर क्या ये सबको मिल पा रहा है? आज भी देखिए गांव में जाके ना तो वहां पे अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है, ना वहां पे रोड्स हैं, ना वहां पे अच्छे स्कूल्स हैं। तो मिल तो रहा है बट सबको नहीं मिल रहा, इसलिए क्या है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, स्कूल एक्सेट्रा। Despite of 67 years of planning, we are not able to provide them in adequate proportion. हम पूरी तरह से इसको प्रोवाइड नहीं कर पाए। Because of this, the actual growth rate failed to match with the target growth rate. कह रहे इसी वजह से जितना हमने सोचा था एक्चुअल में उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही। क्लियर हो गई बात? Last point of the chapter and the topic is skewed distribution. बेटा स्केविड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, अनइक्वल, कि हमारे देश में जो रिसोर्सेज है उनको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो रिच सेक्शन है उसे ज्यादा फैसिलिटी और सर्विसेज मिलती है और जो पुअर सेक्शन है उसको नहीं मिल पाती ढंग से। देखो क्या लिखते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी was considered as the principal goal of planning। कह रहे प्लानिंग करते टाइम सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है कि इक्वल ट्रीटमेंट है। अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बिकम द प्रिंसिपल फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। पर ये क्या है, हमारे लिए सबसे बड़ी फेलियर की बात है कि हम इक्वालिटी नहीं कर पाए। ड्यू टू दिस द गैप बिटवीन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज वाइडन। इस वजह से सोसाइटी के लोगों के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ चुका है। एज अ रिजल्ट government needs to offer reservation in jobs to economically and socially weaker section of the society। कह रहे इस गैप को खत्म करने के लिए सरकार को काफी सारी जॉब्स में क्या करना पड़ता है, रिजर्वेशन रखनी पड़ती है। आप देखते हैं कोटा फिक्स कर देते हैं, एससी कैटेगरी का इतना कोटा है, ओबीसी का ये कोटा है, जनरल कैटेगरी का कोई कोटा नहीं है। तो वो क्यों करा है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत ज्यादा गैप आ रहा है सर्विसेज और काफी सारी चीजों को लेके, कुछ सेक्टर्स को नहीं मिल पाता, तो उन्होंने उनके लिए रिजर्वेशन कर दी। क्लियर हो गई बात? तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। लेट्स लर्न दिस टॉपिक आल्सो, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। 1 मिनट लगेगा बस, चलो तो क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेटा, डोंट टेक इट अदरवाइज, सिर्फ याद करने के लिए बना रहा हूँ, कुछ अजीब सी बनेगी, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकली बैठा है वहां पे तो अदरवाइज ले सकते हैं इसको। देखो हमारी प्लानिंग के कुछ फेलियर्स हैं। प्लानिंग कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट कोई प्लानिंग करती है और वो प्लानिंग में कुछ गलत हो जाए तो पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है? ये गांव के लोग या जो इंटरव्यू देने आते हैं अपने आप को वो करने के लिए, क्या हमें अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो क्या करते हैं, ऐसे शेयर करते हैं। खासकर जो बैकवर्ड एरियाज के पर्संस या लेडीज होती हैं वो क्या हाय हाय करना शुरू कर देती हैं। किस चीज को लेके, कि भाई इतना पढ़ा मेरा लड़का, उसे फिर भी नौकरी नहीं दे रही सरकार, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, हाय हाय फॉर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। और स्कीविड डिस्ट्रीब्यूशन के सरकार ने स्कीम निकाल ली, ये तो सब अमीरों के फायदे के लिए, हमारे तो कुछ नहीं मिलता। तो स्कीविड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही था क्या, कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो गरीब आदमी हाय हाय करता है कि मुझे नहीं मिला, और क्या कहता है, अरे नौकरी और जो सरकारी नौकरी हमारे लिए तो है नहीं। ये सारे काम फेलियर में आ रहे हैं। तो H stands for
हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, A stands for abject poverty, I stands for inadequate infrastructure. पहले ये याद करें, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, abject poverty, inadequate infrastructure, और इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हो रहा है और स्किवेड डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ गई बात? ये टॉपिक और ये चैप्टर इसी के साथ हमारा खत्म होता है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।